हाय फ्रेंड्स, आज हम विधि या कानून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे शॉर्ट में बीएनएसएस 2023 कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में बीएनएसएस कहते हैं। तो भारत का नया आपराधिक कानून प्रक्रिया है। आप इसे याद रखेंगे, भारत का नया आपराधिक प्रक्रिया कानून है, जिसने हमारे 1973 की पुरानी जो दंड प्रक्रिया संहिता थी सीआरपीसी, उसकी जगह ले ली है। और इसने इसे हमारे 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे, इसे हमारे क्या 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। बात करें इसकी, तो यहाँ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस यह तय करती है क्या, बीएनएस ये तय करती है कि अपराध क्या है और उसकी सजा क्या होगी। वहीं बीएनएसएस क्या तय करती है, बीएनएसएस ये तय करती है कि पुलिस और अदालतें उस अपराध की जांच और सुनवाई प्रक्रिया कैसे करेगी। तो आप इसे याद रखें, बीएनएस और बीएनएसएस में क्या अंतर है, मूल अंतर। तो बीएनएस तो ये तय करती है कि अपराध क्या है और उसकी सजा क्या होगी, और बीएनएसएस ये तय करती है कि पुलिस और अदालतें उस अपराध की जांच और सुनवाई प्रक्रिया कैसे करेगी। बात करें पुराने कानून का मुख्य फोकस दंड पे होता था कि कोई भी अपराध हुआ उस पे दंड किस तरह से दिया जाए, इस पे फोकस होता था। लेकिन हमारे इस नए कानून का नाम और उद्देश्य दोनों के दोनों हमारे नागरिक सुरक्षा और तेजी से न्याय पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है, हमारा नागरिक सुरक्षा और तेजी से न्याय पे केंद्रित है। पुराने सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि हमारे बीएनएसएस में हमारे 39 अध्याय और 541 धाराएं। आप इसे याद रखेंगे, जिससे पता चलता है कि सभी चीजों को विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है इसके अंदर। धारा नंबर 1 की बात करें, इसके अंदर हम सभी धाराओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो हमारे सिलेबस से संबंधित है, उससे ही उनके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है धारा नंबर 1, जिसमें बताया गया संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारूप के बारे में। ये धारा हमारे कानून के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करती है। ये धारा क्या करती है, कानून के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करती है। सबसे पहले नाम की बात करें, इस कानून का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। विस्तार की बात करें, कहाँ इसका विस्तार है, एक्सटेंट है, तो इसका विस्तार पूरे के पूरे भारत में। पुरानी सीआरपीसी में जम्मू कश्मीर अपवाद था, जो अब नहीं रहा है। बात करें इसके विशेष प्रावधान की, इस संहिता की जो हमारे बीएनएसएस है, इसके अध्याय 8, 10 और 11, इनके प्रावधान नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक संबंधित राज्य सरकार इसे अधिसूचना जारी करके लागू न कर दे। आप इसे याद रखेंगे कि अध्याय 8, 10 और 11 के कुछ प्रावधान है जो हमारे नागालैंड और जो जनजातीय क्षेत्र है उन पे लागू नहीं होंगे जब तक कि हमारे वो राज्य खुद अधिसूचना जारी करके इनको लागू ना कर दे। फिर कमेंसमेंट या फिर प्रारंभ की बात करें, तो ये कानून उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय करेगी, जो हमारी कितनी है, 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 क्या बताती है, महत्वपूर्ण परिभाषाओं या फिर डेफिनेशंस के बारे में बताती है। तो कानून में शब्दों के बहुत विशिष्ट अर्थ होते हैं। बीएनएसएस की धारा 2 इन परिभाषाओं के बारे में बताती है। बात करें बीएनएसएस के अंदर नई तकनीक से जुड़ी हुई परिभाषा है, या नई तकनीकों से जुड़ी हुई कौन कौन सी परिभाषा है। एक आता हमारा कौन सा, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन की बात करें, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो पुराने कानून में ये नहीं था, जिसमें हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान की प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग, तलाशी और जब्ती मतलब सर्च एंड सीज, इसकी रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी भी माध्यम से की गई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये शामिल होती है। वह पुराने जो हमारे कानून था उसके अंदर ये चीज नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से लिखित, मौखिक, चित्र या फिर वीडियो जानकारी का संचार करना है। और ये हमारे ईएफआईआर और डिजिटल समन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। ये हमारे किसके लिए, ईएफआईआर और डिजिटल समन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। अब हम देखेंगे जमानत से जुड़ी हुई कौन कौन सी परिभाषाएं। क्या जमानत से जुड़ी हुई परिभाषाओं की बात करें, बेल एंड बॉन्ड्स की बात करें। सबसे पहले जमानत की बात करें, जिसे बेल कहते हैं। तो बेल क्या होती है उसकी बात करें, तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी हिरासत में इस शर्त पर रिहा करना। बेल की बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि किसी को बेल दे दी, ये जमानत दे दी, तो बेल या जमानत क्या होता है, तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी हिरासत से इस शर्त पर रिहा करना कि वह आवश्यकता पड़ने पे, कि वह क्या आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी या फिर न्यायालय के सामने उपस्थित होगा, तो उसे हम बेल कहेंगे। तो बेल किसे कहते हैं, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी हिरासत से इस शर्त पर रिहा करना कि वह आवश्यकता पड़ने पे या जब उसको बुलाया जाएगा
तो जाँच अधिकारी या न्यायालय के सामने उपस्थित होगा, जैसे बेल कहीं। फिर बात करें बेल बॉन्ड की, ज़मानत पत्र की, तो ये एक कानूनी दस्तावेज़ होता है। ये क्या होता है? एक कानूनी दस्तावेज़ है, जिसमें हमारा आरोपी और उसके गारंटर, सिक्योरिटी, ये दोनों लिखित में वादा करते हैं। कौन-कौन? आरोपी और उसका गारंटर लिखित रूप में वादा करते हैं कि आरोपी हर पेशी पर हाज़िर होगा, जब भी उसे बुलाया जाएगा तब उसे हर पेशी पे वो हाज़िर होगा और हाज़िर न होने पर गारंटर को एक तय राशि दंड के रूप में देनी होगी। यदि वो जो आरोपी है हाज़िर नहीं होता, तो जो गारंटर है उसको एक तय राशि दंड के रूप में देनी होगी। बॉन्ड की बात करें बंध पत्र की, तो ये क्या है? ये बिना गारंटर मतलब बिना सिक्योरिटी के एक व्यक्तिगत मुचलका मुचलका मतलब पर्सनल अंडरटेकिंग होती है, जिसमें व्यक्ति खुद अदालत को लिखित वादा करता है, जैसे हमारा शांति बनाए रखने का बंध पत्र। तो आप तीनों के अंदर अंतर देख सकते हैं। जमानत में तो क्या होता है? केवल ये होता है कि जब भी उसे बुलाया जाएगा तो वो आएगा, तो सिंपल सा अपराध होता है, उसके लिए जमानत दे दी जाती है। जमानत पत्र की बात करें तो हमारे क्या है? जिसमें एक सिक्योरिटी लगती है, गारंटर लगता है। गारंटर क्या कहेगा कि भई मेरे को भी बुलाएँगे या फिर जो हमारा आरोपी है, इसको बुलाएँगे तब हाज़िर हो जाएगा और वो नहीं आता है, तो गारंटर को लिखा जाता है कि इतने पैसे जमा कराने होंगे। अब यदि उसके पास कोई गारंटर नहीं है, तो उसे बंध पत्र जारी किया जाता है। क्या? वो बंध पत्र जारी करेगा और बंध पत्र में क्या होता है? एक पर्सनल अंडरटेकिंग होती है, मतलब व्यक्तिगत मुचलका होता है, जिसमें व्यक्ति खुद अदालत के सामने लिख के देता है कि भैया मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उसे हम कहते हैं बंध पत्र। अब बात करें इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में देखें कि मान लीजिए आप रवि हैं, ये रवि है। तो मान लीजिए रवि नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो क्या होता है? सबसे पहले जमानत की बात या बेल की बात आती है। तो जज ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी और कहा रवि को रिहा कर दो। अदालत द्वारा दी गई ये अनुमति या राहत, इसे हम क्या बोलते हैं? जमानत कहते हैं। और उसे कहेंगे कि जब भी बुलाएंगे तब आ जाना, लेकिन अभी के लिए तो तुम रिहा हो रहे हो। फिर आता बेल बॉन्ड। क्या आता है? फिर बेल बॉन्ड की बात करें, जिसे जमानत पत्र कहते हैं। तो अब जज कहता है कि रवि को 50,000 रुपए और 2 गारंटरों के साथ रिहा कर दो, या 50,000 रुपए और 2 गारंटरों के साथ रिहा कर दो। रवि के 2 दोस्त हैं जो रवि की जिम्मेदारी लेते हैं। इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं कि अगर रवि अगली पेशी पर नहीं आया तो हम 50,000 रुपए किसको? अदालत को देंगे। और यह हस्ताक्षरित दस्तावेज हमारे जमानत पत्र कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे। तीसरा बॉन्ड की बात करें। किसकी? बॉन्ड की बात करें। अगर जज को ऐसा लगता है कि रवि कोई बड़ा अपराधी नहीं है, शहर का ही रहने वाला है, अच्छा व्यक्ति है, कहीं नहीं भागेगा, तो जज कहता है कि रवि को 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाए। और इस बार किसी दोस्त या गारंटी की जरूरत नहीं है। रवि अकेले ही खुद एक कागज पर हस्ताक्षर करता है कि मैं हर पेशी पे आऊंगा और यदि मैं नहीं आया, मैं खुद 10,000 रुपए दूंगा। बिना किसी गारंटर का ये जो कागज होता है, इसे हम बंध पत्र या बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखेंगे अपराधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात करें। कुछ अपराध कैसे होते हैं? बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जिसे जमानती अपराध कहते हैं। तो वे अपराध जो संहिता की पहली अनुसूची में जमानती रूप में दिखाए गए हैं, जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल है इसके बीएनएसएस की, तो फर्स्ट शेड्यूल में जिसे जमानती रूप में दिखाया गया है, उन्हें जमानती अपराध कहते हैं। या किसी अन्य कानून के द्वारा जमानती बनाए गए हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, या तो किसी कानून के द्वारा जिसे जमानती बनाए गए, या फिर इस संहिता के बीएनएसएस की पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल में जमानती रूप में दिखाए गए, उन्हें हम जमानती अपराध कहेंगे। इसमें जमानत मांगना आरोपी का अधिकार है। इस मामले में जमानत मांगना क्या है? आरोपी का अधिकार है। पुलिस स्टेशन से भी जमानत मिल सकती है, इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर अजमानती अधिकार की बात करें, जिसे नॉन वेलेबल ऑफेंस कहते हैं। जमानती अपराधों के अलावा बाकी सारे अपराध हमारे अजमानती अधिकार अपराध मतलब नॉन वेलेबल ऑफेंस माने जाएंगे। इसमें जमानत देना न्यायालयिक विवेक मतलब डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। ये कोई आरोपी का अधिकार नहीं है। इस संज्ञेय अपराध की बात करें, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की बात करें, कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की बात करें, तो संज्ञेय अपराध क्या होगा? तो ये कैसे होते हैं? गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। कैसे? गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे किसी की हत्या कर दी, बलात्कार कर दिया या फिर लूट कर दी, तो ये हमारे क्या? संज्ञेय अपराध कहलाएंगे। इसमें हमारे पुलिस अधिकारी प्रथम सूची के अनुसार, जो प्रथम सूची है अनुसूची, उसके अनुसार बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। यदि किसी भी इस तरह के आरोप लगता है, हत्या का, बलात्कार का या फिर लूट का आरोप लगता है, तो प्रथम अनुसूची के अनुसार बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है और न्यायालय की अनुमति के बिना जांच भी शुरू की जा सकती है, कि न्यायालय की अनुमति के बिना भी जांच शुरू की जा सकती है। लेकिन मामला कैसा होना चाहिए? संज्ञेय अपराध का मामला होना चाहिए। फिर असंज्ञेय अपराध की बात करें, तो ये कम गंभीर अपराध होते हैं, छोटे अपराधों की बात होते हैं, जैसे किसी ने साधारण मारपीट कर ली,
या किसी की डिफेमेशन कर दिया, किसी को गाली दे दी या फिर किसी का मानहानि हानि करने की कोशिश की, तो इनमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वारंट की जरूरत पड़ेगी और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच भी शुरू नहीं की जा सकती। आप इसे याद रखें, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो कम गंभीर अपराध होते हैं, इसमें हमारे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच भी शुरू नहीं की जा सकती। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो पहली स्थिति है जिसमें संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है, मतलब नॉन अवेलेबल भी है और कॉग्निजेबल भी है, तो ये सबसे गंभीर श्रेणी होती है। बात करें उदाहरण की, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति ने दिन दहाड़े किसी की हत्या मतलब मर्डर कर दिया या फिर बैंक में डकैती कर ली, तो दोनों ही चीजें कर ली इसने, या तो हत्या कर दी या फिर बैंक में डकैती कर दी। अब इसमें पुलिस क्या करेगी, पुलिस मतलब संज्ञेय का प्रभाव की बात करें, मतलब कॉग्निजेबल की बात करें तो पुलिस को मजिस्ट्रेट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूचना मिलते पुलिस तुरंत ए को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी और अपनी मर्जी से जांच मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि संज्ञेय का अपराध प्रभाव। फिर बात करें हमारे अजमानती अपराध, तो जमानत का क्या होगा इस मामले में, तो अजमानती का प्रभाव की बात करें तो थाने लाने के बाद ए या उसका वकील ये नहीं कह सकता है कि जमानत मेरा अधिकार है, पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। बस इतना सा नियम है कि एक बार अपराधी को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब ए को जेल भेजा जाएगा, जमानत देना या न देना पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, और मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन आरोपी का कोई भी अधिकार इसमें नहीं आएगा। दूसरी स्थिति है असंज्ञेय अपराध है। कैसा, असंज्ञेय अपराध है और लेकिन जमानती अपराध है। क्या हमारे असंज्ञेय अपराध है लेकिन कैसा, जमानती अपराध है। तो पहली स्थिति में हमने देखा था संज्ञेय अपराध था और अजमानती अधिकार था, अपराध था। अब क्या है, असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। बात करें इसकी तो कम गंभीर और निजी विवादों की श्रेणी है। व्यवहारिक उदाहरण में देखें तो दो पड़ोसी है, उनके बीच में पार्किंग को लेके कहासुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन मारपीट नहीं होती है, झगड़ा ही होता है। एक ने दूसरे को गाली दे दी और दूसरे ने उससे धक्का मुक्की कर ली, मतलब हो गई साधारण सी मारपीट या फिर गाली देना, मतलब मानहानि हो गई। पुलिस इसमें क्या करेंगी, मतलब असंज्ञेय का प्रभाव क्या होगा, जब पीड़ित पुलिस के पास शिकायत लेके जाएगा तो पुलिस सीधे जाकर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। केवल शिकायत ले जा करने से ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस एफआईआर की जगह एनसीआर दर्ज करेगी। क्या, पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी, एनसीआर दर्ज करेगी। एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करेगी और पीड़ित से कहेगी कि आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाके परिवाद मतलब कंप्लेंट दर्ज कराएं। कहाँ, मजिस्ट्रेट के पास जाएं और कंप्लेंट दर्ज कराएं। पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच भी शुरू नहीं कर सकती। इस मामले में पुलिस क्या है, हमारे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच भी शुरू नहीं कर सकती। जमानत का क्या होगा, जमानती प्रभाव की, यदि मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा चलता भी है और गिरफ्तारी की नौबत आ जाती है, मजिस्ट्रेट कहता है जाओ इसको गिरफ्तार कर लो और उसकी गिरफ्तारी की नौबत आ जाती है, तो आरोपी को पुलिस स्टेशन से या कोर्ट से तुरंत जमानत मिल जाएगी और उसे सिर्फ जमानत पत्र या बेल बॉन्ड भरना होगा। क्यों, क्योंकि अभी इसका ये अधिकार है। स्थिति 3 की बात करें, तीसरी स्थिति में क्या है, अपराध कैसा, संज्ञेय है और जमानतीय अपराध है। तो ये वो श्रेणी है जहां पे तुरंत पुलिस कार्रवाई जरूरी है, लेकिन अपराध इतना बड़ा नहीं है कि व्यक्ति को जेल में रखा जाए। कि जैसे उदाहरण की बात करें कि कोई व्यक्ति बीच बाजार में बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, या कोई व्यक्ति क्या है बीच बाजार में बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, मतलब रैश ड्राइविंग कर रहा है, या बीच सड़क पर टेंट लगा के रास्ता रोकने का प्रयास कर रहा है, जो हमारे धारा 270 के अंदर आता है पब्लिक न्यूसेंस की। तो इसमें पुलिस क्या करेगी, तो पुलिस का संज्ञेय प्रभाव की बात करें तो जनता की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को मौके से बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्यों, क्योंकि अपराध कैसा है, कॉग्निजेबल संज्ञेय है। लेकिन जमानत क्या होगा, जमानती प्रभाव की बात करें तो गिरफ्तार करके थाने ले जाने के बाद पुलिस उसे जेल में नहीं डालेगी, वह व्यक्ति थाने में ही जमानत पत्र मतलब बेल बॉन्ड भरेगा और थाना प्रभावी उसे थाने से ही जमानत पर रिहा कर देगा। क्यों, क्योंकि कानून क्या है, ये कानूनन जमानती अपराध है। तो पुलिस और न्यायिक कार्रवाई की बात करें, प्रेसिडिंग्स की बात करें, पुलिस और न्यायिक कार्रवाई की बात करें तो इसमें अब परिवाद क्या है, मतलब कंप्लेंट की बात करें तो किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, क्या किसी ज्ञात या फिर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट से की गई वो मौखिक या लिखित शिकायत जिसमें यह आरोप हो कि उसने कोई अपराध किया है, ताकि मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई कर सके। तो इसमें हमारा पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट भी शामिल नहीं है। तो परिवाद या कंप्लेंट की बात करते हैं, हमारी परिभाषा है, परीक्षा में पूछ ली जाए आपसे कंप्लेंट किसे कहते हैं या परिवाद किसे कहते हैं, तो किसी ज्ञात या फिर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, मतलब दुनिया जानती है या फिर दुनिया नहीं जानती,
ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट से एक शिकायत की जाती है। क्या? मजिस्ट्रेट से एक शिकायत की जाती है, जो हमारी लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि जो वो व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है, ताकि मजिस्ट्रेट क्या है, उस अपराध के लिए उस पे कोई कार्रवाई करे। लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट शामिल नहीं होती है कंप्लेंट के अंदर। फिर अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबूत इकट्ठा करने के लिए, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली सभी कार्रवाइयां हमारे इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण का हिस्सा मानी जाएंगी। और ये हमारे न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे क्या न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है। जांच या इंक्वायरी की बात करें तो विचारण मतलब ट्रायल को छोड़ के, विचारण मतलब ट्रायल को छोड़ के मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक जांच हमारे इंक्वायरी के अंदर आएगी। क्या? ट्रायल को छोड़ के क्या हमारे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक जांच हमारी इंक्वायरी के अंदर आएगी। और अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, जबकि जांच हमेशा न्यायालय मतलब इंक्वायरी हमेशा न्यायालय या मजिस्ट्रेट करता है। आप इसे याद रखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन तो कौन करती है? पुलिस करती है, जबकि इंक्वायरी हमेशा न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, ताकि पता चल सके कि मामला विचारण के लायक है या नहीं, तो ट्रायल के लायक भी है या नहीं, इसलिए हमारा न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी की जाती है। अब उल्टा आ जाए, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अंतर क्या है? इसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है? तो अन्वेषण और जांच में अंतर की बात करें, सबसे पहले तो कौन करता है अन्वेषण? कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? ये पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। मजिस्ट्रेट खुद कभी अन्वेषण नहीं करता है, क्या खुद कभी अन्वेषण नहीं करता, बल्कि वो किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है। इंक्वायरी की बात करें तो हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी खुद भी कर सकता है। मुख्य उद्देश्य या पर्पज की बात करें तो अन्वेषण में तो इसका एकमात्र उद्देश्य अपराध से जुड़े सबूत मतलब एविडेंस इकट्ठा करना होता है। जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या? अपराध से जुड़े हुए सबूत मतलब एविडेंस इकट्ठा करना है। जैसे हमारे गवाहों के बयान या फिर हथियार बरामद करना। तो हमारे जैसे हमारे गवाहों के बयान होते हैं, हथियार बरामद करना, तो इनका मुख्य उद्देश्य है। जांच या इंक्वायरी की बात करें तो इसका उद्देश्य मामले की सच्चाई या झूठ को परखना होता है। इंक्वायरी की बात करें इसका उद्देश्य क्या होता है? मामले की सच्चाई या फिर झूठ को परखना होता है, ताकि ये तय हो सके कि मामले में आगे मुकदमा मतलब ट्रायल चलाने का आधार है या नहीं, ये चेक करना होता है। बात करें अन्वेषण की प्रक्रिया के चरण की, क्या अन्वेषण के इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के चरण की बात करें तो स्टेज की, तो ये किसी भी आपराधिक मामले का पहला चरण होता है। कोई भी आपराधिक मामला होता है इन्वेस्टिगेशन उसका पहला चरण होता है। एफआईआर के दर्ज होते ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एफआईआर के दर्ज होते ही क्या हमारे ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि इंक्वायरी की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आता है हमारा इंक्वायरी, तो ये दूसरा चरण होता है। जब पुलिस अन्वेषण को पूरा कर लेती है और पूरा करने के बाद चार्जशीट को अदालत में पेश कर देती है, तब हमारी इंक्वायरी शुरू होती है। क्या होती है? तब हमारी इंक्वायरी मतलब ये जांच शुरू होती है। नेचर या प्रकृति की बात करें तो यह कोई न्यायिक कार्रवाई मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। ये हमारे कोई न्यायिक कार्रवाई मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, ये पुलिस का प्रशासनिक कार्य है। ये क्या है? पुलिस का प्रशासनिक कार्य नेचर की बात करें। जबकि हमारी इंक्वायरी की बात करें तो ये क्या होती है? न्यायिक कार्रवाई होती है। इसमें हमारे गवाहों को शपथ मतलब औथ दिलाकर बयान लिए जा सकते हैं। बात करें परिणाम की, तो इन्वेस्टिगेशन का परिणाम क्या होता है? इसका अंत पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट से या फिर क्लोजर रिपोर्ट से पेश करने के साथ ही होता है। तो इसका अंत हमारे पुलिस रिपोर्ट, इसमें चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के साथ इसका अंत होता है। जबकि इंक्वायरी की बात करें तो इसका अंत या तो आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया जाता है या फिर उस पर ट्रायल या मुकदमा शुरू किया जाता है। तो इससे होता है, आप इसे याद रखेंगे। अगली परिभाषा आती है हमारी आरोप की। आरोप किसे कहते हैं? मतलब किसी पे चार्ज लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, ये क्या होता है? जब किसी व्यक्ति पर एक या एक से अधिक अपराधों के आरोप हो, जब किसी व्यक्ति पर एक या एक से अधिक अपराधों के आरोप हो, तो आरोप के किसी भी शीर्ष मतलब हेड को आरोप कहा जाएगा। उनमें से ये एक आरोप है या एक से ज्यादा आरोप है, जो सबसे टॉप लेवल का आरोप होगा उस पे मतलब उसका जो हेड होगा वही उस पर आरोप माना जाएगा। और ये आरोपी को दी जाने वाली वैचारिक सूचना होती है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। आप इसे याद रखेंगे। या मुकदमा चलने लग गया। अब मुकदमे की बात करें, मुकदमा कितने प्रकार का होता है? मुकदमा हमारे दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा वारंट मुकदमा होता है और एक समन मामला होता है। क्या बात करें मुकदमों के प्रकार की, केसेस की, तो एक तो वारंट मामला होता है, दूसरा समन मामला। वारंट मामला किसे कहते हैं या वारंट केस की, तो ऐसा मामला जिसमें हमारे अपराध की सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास हो, तो इसे हम वारंट मामला कहते हैं। तो ऐसा मामला जिसमें हमारे अपराध की सजा क्या मृत्युदंड भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास भी हो सकता है।
तो इसकी सुनवाई की प्रक्रिया लंबी होती है और विस्तृत होती है। तो इसकी सुनवाई की प्रक्रिया कैसी होती है? लंबी और विस्तृत होती है। सामान्य मामले की बात करें तो सामान्य केस की, तो ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। ऐसा मामला जो क्या है, वारंट मामला नहीं है, यानी ऐसे अपराध जिनकी सजा 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम है, इनकी सुनवाई की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज होती है और संक्षिप्त होती है। इनकी प्रक्रिया कैसी होती है? अपेक्षाकृत तेज और संक्षिप्त होती है। फिर प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, किसकी? प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो उपखंड किसे कहते हैं? सब डिवीजन किसे कहते हैं? तो एक जिले का उपविभाजन, एक जिले का उपविभाजन हमारे सब डिवीजन कहलाता है और हमारे प्रशासनिक और न्यायिक सुविधा के लिए बनाया जाता है। जैसे एक एसडीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट का क्षेत्र होता है, ये हमारे क्या उपखंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे धारा 3(2) की। ये 3 की सब धारा 2 है, उसकी बात करें, ये क्या कहती है? मजिस्ट्रेट के कार्यों का विभाजन के बारे में बताती है। ये हमारे क्या बताती है? जो मजिस्ट्रेट होते हैं इनके कार्यों के विभाजन के बारे में बताती है। तो ये धारा तय करती है, ये धारा क्या तय करती है कि कौन से काम न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे और कौन से काम कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे। तो यही धारा बताती है कि कौन से काम तुम्हारे न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे और कौन से काम हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे। तो धारा 3(2) क ये क्या बोलते हैं? न्यायिक कार्यों के बारे में बताते हैं, जुडिशियल फंक्शंस के बारे में बताती है। यदि किसी कानून के तहत मजिस्ट्रेट को या किसी कानून के तहत मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई काम करना पड़ता है जिसमें हमारे एविडेंस मतलब साक्ष्य का मूल्यांकन करना हो, तो ऐसा कोई कार्य जिसमें हमारे साक्ष्य का मूल्यांकन करना हो, एविडेंस का मूल्यांकन करना हो, या कोई ऐसा फैसला लेना है जिससे हमारे किसी व्यक्ति को सजा, जुर्माना या हिरासत, कस्टडी हो, या उसे विचारण ट्रायल के लिए कोर्ट भेजना हो, तो ऐसे सभी काम हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किए जाएंगे। और ये हमारे किसके अंदर तय किया गया है? धारा 3(2) के अंदर बताया गया है कि यदि किसी कानून के तहत मजिस्ट्रेट को कोई ऐसा काम करना है जिसमें हमें साक्ष्य का मूल्यांकन करना है या फिर कोई ऐसा फैसला लेना है जिससे किसी व्यक्ति को सजा, जुर्माना या हिरासत हो, या उसे विचारण के लिए कोर्ट भेजना हो, तो ऐसे सभी काम किसके द्वारा किए जाएंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। धारा 3(2) क्या कहती है? ये हमारे होते हैं प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो बात करें यदि मजिस्ट्रेट का कार्य प्रशासनिक या कार्यपालक की प्रकृति का है, एग्जीक्यूटिव प्रकृति का है, जैसे किसी को लाइसेंस देना, लाइसेंस को रद्द करना, निलंबित करना, मुकदमा चलाने की मंजूरी देना या मुकदमा वापस वापस लेना, तो ये सभी कार्य हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। तो दोनों के बारे में हमने देख लिया। अब धारा 14 से 17 की बात करें, ये क्या बताता है? हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के ढांचे के बारे में बताता है, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या अदालतों में बैठ के मुकदमों की सुनवाई करते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? अदालतों में बैठ के मुकदमों की सुनवाई करते हैं। जबकि हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे हमारे डीएम, एडीएम, एसडीएम ये फील्ड में घूम-घूम कर, फील्ड में रहकर कानून व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर को या फिर प्रशासन को संभालते हैं। आप इसे याद रखें। धारा 14 बताते हैं हमारे किसके बारे में? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताती है। कौन? धारा 14। तो ये धारा हमारे राज्य सरकार को जिले में प्रशासनिक अधिकारियों को, तो ये धारा क्या करती है? राज्य सरकार को जिले में प्रशासनिक अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने का अधिकार देती है। क्या? मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने का अधिकार देती है। बात करें नियुक्ति की, तो राज्य सरकार हर जिले में जितने वो जरूरी समझे, राज्य सरकार क्या हर जिले में जितने वो जरूरी समझे उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। कि जिला मजिस्ट्रेट या डीएम की बात करें, किसकी? जिला मजिस्ट्रेट या डीएम की बात करें, तो इन्हीं जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से किसी एक को, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार नियुक्त कर रही है, तो उन कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से किसी एक को राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगी, जो पूरे जिले का प्रशासनिक मुखिया होगा, जिसे हम डीएम या जिला मजिस्ट्रेट कहेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे, जितने भी जिले के अंदर राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करे उनमें से किसी एक को क्या जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। फिर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की बात करें एडीएम की, तो सरकार किसी मजिस्ट्रेट को एडीएम भी बना सकती है, या किसी भी मजिस्ट्रेट को एडीएम बना सकती है जिसके पास डीएम जैसी शक्तियां होंगी, लेकिन डीएम की शक्तियां नहीं होगी, डीएम की सहायता करने के लिए डीएम जैसी शक्तियां होगी। फिर उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम की बात करें तो जिले को उपखंडों में बांटा जा सकता है, जिले को उपखंडों में बांटा जा सकता है, और राज्य सरकार जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी उपखंड का प्रभारी बनाएगी, क्या जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी उपखंड का प्रभारी बनाएगी उसे अपने आप ही क्या कहेंगे? एसडीएम कहेंगे। तो ये कौन तय करता है? राज्य सरकार तय करती है। फिर बात करें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करें, तो धारा विशेष परिस्थितियों या फिर आयोजनों से निपटने के लिए बनाई गई है। ये धारा किस लिए बनाई गई है? विशेष परिस्थितियों और आयोजनों से निपटने के लिए बनाई गई है। तो राज्य सरकार क्या किसी विशेष क्षेत्र या विशेष कार्य, राज्य सरकार क्या किसी विशेष क्षेत्र या विशेष कार्य, जैसे हमारे चुनाव हो रहे हैं
बड़ा त्योहार है या फिर दंगे जैसी कोई आपात की स्थिति है, तो उनके लिए किसी भी व्यक्ति को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। जैसे कोई चुनाव है, बड़ा कोई त्योहार है या दंगे जैसी कोई आपातकालीन स्थिति है, तो राज्य सरकार क्या उस क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसे बनाया जाएगा? तो किसी सामान्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अलावा, या सामान्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस अधीक्षक मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी या उससे ऊंची रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को। तो आप इसे याद रखें कि सामान्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नहीं बनाया जाता हमारी क्या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बल्कि बनाया किसे जाता है? हमारे पुलिस अधीक्षक मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी या उससे ऊंची रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को ये शक्ति दी जा सकती है। और ये नियुक्ति क्या है? एक निश्चित समय के लिए होती है। क्या? ये नियुक्ति क्या है? एक निश्चित समय के लिए होती है। उसके बाद ये शक्तियाँ वापस ले ली जाती हैं। धारा 16 के बारे में बातचीत करते हैं। धारा 16 क्या कहती है? हमारे जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, इसकी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की हमारे स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताता है, मतलब लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है। तो धारा 16 क्या कहती है? ये धारा बताती है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस इलाके में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है किस इलाके में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, ये धारा बताती है। इसमें डीएम के क्या अधिकार होंगे? राज्य सरकार के दिशा निर्देश के तहत, क्या राज्य सरकार के दिशा निर्देश के तहत जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम यह तय करेगा कि कौन सा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिले के किस इलाके को संभालेगा या किस इलाके में काम करेगा, तो उसकी लोकल लिमिट क्या होगी, ये कौन तय करेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की डीएम का अधिकार है। डीएम यह तय करेगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिले के किस हिस्से में काम करेगा और उसके लोकल लिमिट्स क्या होंगे। डिफॉल्ट नियम की बात करें, यदि डीएम ने किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का इलाका तय नहीं किया है, क्या किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का इलाका तय नहीं किया, तो वह कानून की नजर में उस मजिस्ट्रेट की शक्तियां पूरे जिले की में लागू मानी जाएगी। तो कानून की नजर में उस मजिस्ट्रेट की क्या शक्तियां पूरे जिले में लागू मानी जाएगी। आप इसे याद रखेंगे यदि उसकी जो शक्तियां क्या तय नहीं की गई है तो। अब बात करें धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 कहती है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सबऑर्डिनेट होने की बात करें, तो ये धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के चेन ऑफ कमांड तय करती है, हायरार्की के बारे में बताती है, ताकि प्रशासन बिना किसी टकराव के चल सके। जिले के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीधे डीएम मतलब जिला मजिस्ट्रेट के अधीन काम करेंगे, मतलब उसके अधीन मतलब सबऑर्डिनेट बन के काम करेंगे। किसी उपखंड मतलब सब डिवीजन में काम करने वाले सभी, किसी उपखंड मतलब सब डिवीजन में काम करने वाले सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहां के एसडीएम के अधीन होंगे। आप इसे याद रखेंगे, किसके अधीन होंगे? वहां के एसडीएम के अधीन होंगे। लेकिन कुल मिला के वे सब के सब किसके अधीन होंगे? डीएम के नियंत्रण में ही काम करेंगे। कुल मिला के तो डीएम के नियंत्रण में ही काम करेंगे। उपखंड में वो हमारे एसडीएम के अधीन काम करेंगे, लेकिन जिले में तो ओवरऑल किसके अधीन काम करेंगे? डीएम के अधीन रह के ही काम करेंगे। काम के बंटवारे की बात करें, जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम अपने अधीन काम करने वाले सभी मजिस्ट्रेटों के बीच में, जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम क्या है? अपने अधीन काम करने वाले सभी मजिस्ट्रेटों के बीच में काम के बंटवारे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए नियम या विशेष आदेश जारी कर सकता है कि कौन-कौन व्यक्ति कौन-कौन सा कार्य करेगा। तो ऐसा नियम बना सकता है या फिर कोई विशेष आदेश जारी कर सकता है। अब हमने जो बार-बार देख रहे हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन दोनों के बीच में अंतर की बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर क्या है? इनके कार्यक्षेत्र और उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। कि इनका कार्यक्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट में अंतर देखें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में अंतर देखते हैं। सबसे पहले अंतर आता है नियुक्ति का। तो उच्च न्यायालय के परामर्श से, न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा हमारी इसकी नियुक्ति की जाती है न्यायिक मजिस्ट्रेट की, जो आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है। किससे? न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से मतलब आरजेएस के माध्यम से होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस आरएस इनके अधिकारियों को बनाया जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। प्रारंभिक कार्य की बात करें तो मुकदमों की सुनवाई करना, सजा सुनाना, साक्ष्यों का मूल्यांकन करना और रिमांड देना, ये सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रारंभिक कार्य हैं। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रारंभिक कार्य होते हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखना, निवारक मतलब प्रिवेंटिव कार्रवाई करना, ये हमारे क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य हैं। नियंत्रण की बात करें तो न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करता है? इनका प्रारंभ प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय के अधीन होता है। इनका प्रशासनिक नियंत्रण कहाँ होता है? उच्च न्यायालय के अधीन मतलब हाई कोर्ट इन पर नियंत्रण बना के रखता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करें तो इनका नियंत्रण राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के अधीन होता है। स्वतंत्रता की बात करें, ये कार्यपालिका मतलब सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ये क्या हमारे कार्यपालिका है सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं ताकि ये निष्पक्ष रूप से न्याय दे सके। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करें तो सरकार की नीतियों
और कानून व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारी सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होते हैं। फिर बात करें कानून व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए डीएम और एसडीएम की कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं, उसकी बात करें कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हमारे डीएम और एसडीएम की कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं। तो बीएनएसएस की 2023 की तहत जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम और उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम को समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ असाधारण शक्तियाँ दी गई है। कौन-कौन सी शक्तियाँ, उनकी बात करें। तो पहली आती है हमारे कौन सी निवारक गिरफ्तारियां और मुचलका की बात करें। या निवारक गिरफ्तारियां मुचलका की बात करें जो सेक्शन धारा 126 से 130 के अंदर आती है बीएनएसएस के अंदर। मतलब शांति भंग रोकने की शक्ति हमारी दी गई किसमें? डीएम और एसडीएम को शांति भंग रोकने की शक्ति। यदि डीएम या एसडीएम को ऐसी सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने वाला है, ये व्यक्ति जा रहा है और वहां जाके वो शांति भंग करेगा, तो उसे 1 साल तक की अवधि के लिए शांति बनाए रखने का बंद मतलब बॉन्ड भरने का आदेश दिया जा सकता है कि भैया तुम 1 साल तक किसी भी तरह का कोई दंगा या शांति भंग नहीं करोगे। तो ये शक्ति किसको मिली हुई है? डीएम और एसडीएम को मिली हुई है। तो शांति भंग रोकने की शक्ति। सदाचार के लिए सुरक्षा की बात करें, यदि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, बार बार अपराध करता है, तो मजिस्ट्रेट उससे ये गारंटी ले सकता है कि वो अच्छा व्यवहार करेगा। यदि वो आदतन अपराधी है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उससे बॉन्ड भरवा सकता है कि वो अच्छा व्यवहार करेगा। फिर सार्वजनिक न्यूसेंस को रोकने की बात करें धारा 137 के अंदर बीएनएस की धारा 137 में बताया गया सार्वजनिक न्यूसेंस को रोकना, जो पुरानी धारा 133 में थी सीआरपीसी की। तो ये सबसे शक्तिशाली धारा है। यदि कोई सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध है, ये सार्वजनिक रास्ता है उसको रोक लिया गया है, कुछ ठेला लगा के या किसी भी तरह से उस रास्ते को रोकने का प्रयास है, या फिर कोई खतरनाक पेड़ या इमारत है, या कहीं कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे आम जनता को खतरा है, तो डीएम या एसडीएम बिना किसी मुकदमे के उसे तत्काल बंद कराने या हटाने का सशर्त आदेश मतलब कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। तो ये हमारे क्या सार्वजनिक न्यूसेंस को हटाने की धारा है। कौन सी धारा? 137। फिर धारा 144 की बात करें, धारा 144 क्या कहती है? तो अत्यावश्यक मामलों में आदेश देने का शक्ति धारा 144। फिर दंगे या दफा 144 लागू करना, दंगे या फिर दफा 144 लागू करना, या किसी विशेष स्थान पर जमावड़ा रोकने के लिए आदेश जारी करना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से आदेश होंगे? दंगे के खिलाफ दफा 100 धारा लागू करना, या फिर किसी भी विशेष स्थान पर जमावड़ा रोकने के लिए आदेश जारी करना। कई बार क्या होते हैं कि हमारे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं सरकार के खिलाफ किसी विशेष जगह पे, तो जमावड़ा रोकने के लिए हमारे धारा 144 लागू की जा सकती है। तो डीएम और एसडीएम के पास ये अधिकार है कि वे किसी विशेष क्षेत्र में लोगों को इकट्ठा होने से रोके, कि किसी विशेष क्षेत्र में लोगों को इकट्ठा होने से रोके, हथियार ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए, या फिर कर्फ्यू कर्फ्यू जैसा आदेश दिया जा सकता है कि वे वहां इकट्ठा नहीं होना। तलाशी और जब्ती की बात करें, सर्च एंड सीजर की बात करें, पुलिस को निर्देश दिया जा सकता है, डीएम और एसडीएम के पुलिस को निर्देश दे सकते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ने बिगाड़ने वाली स्थितियों पर नजर रख सकते हैं कि किन किन चीजों से हमारी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। किसी भी सार्वजनिक स्थान की तलाशी के भी आदेश दिए जा सकते हैं। यदि उन्हें लगे कि वहां शांति भंग होने की संभावना, तो वहां तलाशी के आदेश भी दिए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों की भूमिका में संबंध की बात करें, सिनर्जी की बात करें, तो इन दोनों की भूमिका एक दूसरे की पूरक होती है। हमारी जो इन दोनों की जो भूमिका है हमारी एक दूसरे की पूरक होती है। तो बात करें जब तक अपराध नहीं हुआ मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट और हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका की बात करें सिनर्जी की, तो जब तक अपराध नहीं हुआ है तब तक प्रशासन को शांति बनी रहे, क्या प्रशासन को शांति बनी रहे यह सुनिश्चित करता है, तब तक हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम है। तो जब तक अपराध नहीं हुआ है तब तक, या फिर तब जब तक हमारे प्रशासन को शांति बनी रहे ये सुनिश्चित करना हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम है। और जैसे कोई अपराध दर्ज हो जाता है तो किसी को सजा दिलाने की बात आती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए देखें, यदि शहर में दंगा भड़कने की संभावना है, यदि शहर में क्या हमारे दंगा भड़कने की संभावना है तो एसडीएम धारा 144 लगाकर भीड़ को वहां से हटा देगा। तो एक तरह का कार्यपालक कार्य है। यदि भीड़ में से किसी ने भी आगजनी कर दी, चीजों को जला दिया, बस जला दी, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और न्यायिक मजिस्ट्रेट उसे रिमांड पर लेकर मुकदमा चलाएगा। तो एक तरह का ये न्यायिक कार्य है। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी की बात करें, धारा 41 के तहत अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात करें, तो आमतौर पर गिरफ्तारी पुलिस करती है। क्या आमतौर पर क्या गिरफ्तारी कौन करता है? पुलिस करती है। लेकिन ये धारा मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तारी करने का आदेश अधिकार देती है। मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये अधिकार किसको देती है? मजिस्ट्रेट को देती है। कि यदि किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, क्या जैसे कोई अपराध हो रहा है और वहां पे हमारे कार्यपालक या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद है और उसके सामने उसके अपने अधिकार क्षेत्र में के भीतर कोई अपराध होता है, तो उसके अपने अधिकार क्षेत्र के में
भीतर कोई अपराध होता है, लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई अपराध होता है, तो मजिस्ट्रेट खुद भी उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकता है। गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट अपराधी को हिरासत में भेज सकता है। गिरफ्तारी के बाद अपराधी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? अपराधी को हिरासत में, कस्टडी में भी भेज सकता है। फिर हम बात करें धारा 42 की। धारा 42 क्या कहती है? सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी के संरक्षण की बात करती है। क्या सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करती है। तो ये धारा हमारे सेना और सुरक्षा बलों के जवानों को ड्यूटी के दौरान कानूनी संरक्षण देती है। ये धारा क्या करती है? सेना और सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनको ड्यूटी के दौरान कानूनी संरक्षण देती है। सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य, जो हमारे बहुत से सारे होते हैं, बीएसएफ, हमारे बीएसएफ होते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये हमारे क्या सशस्त्र बल है। इनका कोई भी सदस्य अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए, इसमें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में मतलब ऑफिशियल ड्यूटी में किए गए किसी भी काम के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल ड्यूटी में उसने कोई काम किया है, चाहे गलत किया हो, सही किया हो, तो किसी भी काम के लिए उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार की पूर्व सहमति न ले ली गई हो। तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और राज्य सरकार भी हमारी अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार भी हमारे क्या अधिसूचना जारी करके राज्य के सुरक्षा बलों को संरक्षण दे सकते हैं। ये हमारे क्या केंद्र सरकार ने तो सुरक्षा दे रखी है, लेकिन राज्य सरकार भी ऐसा कर सकती है। फिर बात करें गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अरेस्ट हाउ मेड की बात करें, धारा 43 बताती है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जिसमें गिरफ्तारी की वास्तविक प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर और नए कानून से जुड़े हुए बड़े बड़े बदलाव शामिल है। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, धारा नंबर 43, जिसमें क्या बताया गया है? गिरफ्तारी की वास्तविक प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर और नए कानून से जुड़े हुए बड़े बदलाव शामिल किए गए। बात करें कौन से, सबसे पहले आता है गिरफ्तारी का तरीका। तो पुलिस अधिकारी आरोपी को शरीर से छुएगा या रोकेगा, या पुलिस अधिकारी आरोपी को शरीर से छुएगा या रोकेगा जब तक कि आरोपी अपने शब्दों या कार्यों से खुद को पुलिस के हवाले ना कर दे। तब तक है ना उसे छुएगा और उसे रोक के रखेगा जब तक वो खुद क्या है, शब्दों या कार्यों से पुलिस को कह दे कि भैया मैंने सरेंडर कर दिया है। तब तक मतलब वो जब तक ना कर दे तब तक उसको पकड़ के रखेगा। फिर हथकड़ी के प्रयोग की बात करें, हथकड़ी का नया प्रावधान आया है। तो नए कानून में हथकड़ी लगाने को कानूनी मान्यता दे दी गई है। जिसको हथकड़ी लगाने को कानूनी मान्यता मिल चुकी है, आदतन अपराधियों और आतंकवादियों, संगठित अपराध, हत्या, बलात्कार या देशद्रोह जैसे हमारे जो गंभीर मामले हैं, उन मामलों में पुलिस भागने से रोकने के लिए, क्या पुलिस भागने से रोकने के लिए हथकड़ी का प्रयोग कर सकती है कि वही हथकड़ी का प्रयोग कब कर सकती है, ताकि जो अपराधी है वो भागे नहीं। तो भागने से रोकने के लिए हमारे हथकड़ी का प्रयोग कर सकती है। फिर बात करें बल प्रयोग की। यदि आरोपी गिरफ्तारी का विरोध करता है, जो आरोपी है ये क्या करता है? गिरफ्तारी का विरोध करता है या फिर भागने की कोशिश करता है। तो आरोपी क्या है? गिरफ्तारी का विरोध करता है या फिर भागने की कोशिश करता है। तो पुलिस क्या है? गिरफ्तारी के लिए हर आवश्यक साधन का उपयोग कर सकती है। पुलिस क्या गिरफ्तारी के लिए हर आवश्यक साधन का उपयोग कर सकती है, लेकिन पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति की जान नहीं ले सकती। क्या? लेकिन पुलिस क्या किसी ऐसे व्यक्ति की जान नहीं ले सकती जिस पर आजीवन कारावास या मौत की सजा वाला अपराध न लगा हो। मतलब ऐसा कि भाई उसने ऐसा अपराध नहीं किया जिस पे ऐसी सजा हो सकती है कि जिसको कोई आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है, उस पे तो हमारे क्या बल प्रयोग कर सकता है या फिर जान भी ले सकता है। लेकिन जिस कोई ऐसी सजा का प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसमें ऐसी सजा मिल सकती है, तो वो पुलिस उसकी जान नहीं ले सकती, उस पे गोली नहीं चला सकती, बल भी प्रयोग नहीं कर सकती, केवल पकड़ सकती है। महिलाओं की गिरफ्तारी की बात करें तो महिलाओं को केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा, और किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या? किसी महिला को हमारे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि किसी कोई विशेष ही परिस्थिति हो, क्या? यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो और तो महिला पुलिस अधिकारी को पहले हमारे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो महिला पुलिस अधिकारी को पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित में अनुमति लेनी होगी। फिर शांति और सदाचार के लिए प्रतिबद्धि की बात करें, किसके लिए? शांति और सदाचार के लिए प्रतिबद्धि की बात करें, सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर की बात करें। तो ये अध्याय क्या है? इस सिद्धांत पे काम करता है कि इलाज से बेहतर रोकथाम होती है, कि इलाज से बेहतर क्या है? रोकथाम होती है। इसमें हमारा अपराध होने से पहले की संदिग्ध लोगों से बॉन्ड भरवाया जाता है। इसमें क्या अपराध होने से पहले ही क्या संदिग्ध लोग हैं जो अपराध कर सकते हैं, उनसे बॉन्ड या फिर बंद भरवाया जाता है, बंद पत्र भरवाया जाता है। बात करें धारा 126 की, तो शांति बनाए रखने की गारंटी की बात करें, सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग द पीस, इसकी बात करें। स्थिति क्या है? जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम और डीएम को ये सूचना मिलती है
या जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम या डीएम को इस सूचना मिलती है, कोई व्यक्ति इलाके में शांति भंग कर सकता है। कोई व्यक्ति क्या है, हमारे इलाके में शांति भंग कर सकता है या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। जैसे साफ-साफ लग रहा है कि 2 गुट हैं, उनमें लड़ाई हो सकती है या 2 गुटों में तनाव हो सकता है। तो इस पे कार्रवाई क्या की जा सकती है? तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। मजिस्ट्रेट क्या है? उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों ना उसे अधिकतम 1 वर्ष के लिए शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरवा लिया जाए। इसे बोलचाल में 107, 116 की कार्रवाई भी कहते हैं। 107, 116 की कार्रवाई भी कहते हैं, जो हमारी क्या, जो शांति भंग शांति बनाए रखने का जो बॉन्ड होता है उसे 107, 116 की कार्रवाई भी कहते हैं। तो कितना 1 साल का भी इसे भरवाया जा सकता है, किसके द्वारा? एसडीएम और डीएम के द्वारा। फिर बात करें धारा 127 की, ये क्या कहता है? राजद्रोहात्मक या भड़काऊ बातें फैलाने वालों पर कार्रवाई की। या राजद्रोहात्मक या फिर भड़काऊ बातें फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात करें, स्थिति की बात करें, तो जब कोई व्यक्ति जानबूझकर राज्य के खिलाफ भड़काऊ बातें करता है, या राज्य के खिलाफ भड़काऊ बातें करता है कि देश सही नहीं है, सरकार सही नहीं है, ऐसी बातें करता है, इस समुदाय के बीच में नफरत फैलाने वाली बातें करता है, या किसी जज को डराने वाली बातें फैलाता है, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो लिखित रूप से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से ही क्यों ना हो, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए, गुड बिहेवियर के लिए अधिकतम 1 साल का बॉन्ड भरवा सकता है कि 1 साल तक वो कैसी ऐसी भी कोई उटपटांग हरकत नहीं करेगा। फिर धारा 128 की बात करें, ये क्या कहते हैं? हमारे संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई की बात करती है, सस्पेक्टेड पर्सन की बात करती है। स्थिति क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान या मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहा है, जब कोई व्यक्ति क्या अपनी असली पहचान या फिर मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहा है और मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाए कि वह किसी संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर अपराध को अंजाम देने के इरादे से ऐसा कर रहा है, तो हमारे ये क्या धारा 128 लागू हो जाती है। कार्रवाई क्या होगी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस संदिग्ध व्यक्ति से सदाचार बनाए रखने के लिए क्या उस संदिग्ध व्यक्ति से क्या सदाचार बनाए रखने के लिए अधिकतम 1 वर्ष का बॉन्ड भरवा सकता है, जिसमें गारंटर होना अनिवार्य है कि गारंटर भी जिम्मेदारी लेगा। धारा 128 के अंदर धारा 129 क्या कहती है? धारा 129 हमारे आदतन अपराधियों पे कार्रवाई करने की बात करते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात करती है। स्थिति क्या है कि जब कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, आदतन लुटेरा है, चोर है, जालसाज है, या फिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाला व्यक्ति है, तो कैसा आदतन अपराधी है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतना खतरनाक है कि उसका बाहर रहना समाज के लिए खतरा है, कि क्या कोई व्यक्ति इतना खतरनाक है कि वो उसका क्या समाज में बाहर रहना क्या समाज के लिए खतरा है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्यों? क्योंकि वह आदतन अपराधियों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए सदाचार का बॉन्ड सिक्योरिटी के साथ भरवा सकता है। क्या सदाचार का बॉन्ड किसके साथ? सिक्योरिटी के साथ भरवा सकता है, धारा 129 के तहत। अब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति के अधिकार की बात करें, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके पास कौन-कौन से अधिकार है उसकी बात करें। पहला अधिकार आता है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, धारा 47 में बताया गया है। पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, या पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, तो पुलिस अधिकारी का यह कानूनी कर्तव्य है, तो हमारे क्या पुलिस अधिकारी का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, और उस अपराध का पूरा विवरण बताए जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हमारे बताया गया धारा 47 में। धारा 47 ही क्या बताती है? जमानत का अधिकार जानने का हक, कि उसे जिस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या उस पे उसे जमानत मिल सकती है, तो ये भी उसका हक है। यदि किसी व्यक्ति को जमानती अपराध मतलब बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को बताए कि वह जमानत पाने का हकदार है या नहीं। पुलिस उसे यह भी बताएगी कि अपनी रिहाई के लिए जमानतदारों का प्रबंध कर ले, सिक्योरिटीज का प्रबंध कर ले, तो ये भी उसे बताएगी जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर परिवार या फिर हमारे मित्र को सूचना देने के अधिकार की बात करें, धारा 48 में आता है। परिवार या मित्र को सूचना देने के अधिकार की बात करें, तो गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह पुलिस से कह के अपनी गिरफ्तारी की सूचना और उसे किस जगह पे हिरासत में रखा गया है, इसकी जानकारी अपने किसी रिश्तेदार, मित्र या किसी अन्य परिचित व्यक्ति को तुरंत दिलवाए। और पुलिस को थाने में रखे गए एक रजिस्टर में इस सूचना का रिकॉर्ड भी दर्ज करना होगा कि फला व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने अपने किस दोस्त, रिश्तेदार को अपने बुलाया है, यह सूचना दी है, ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर धारा 58 क्या कहती है? धारा 58 कहती है 24 घंटे के भीतर-भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। या 24 घंटे के भीतर हमारे क्या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के अधिकार की बात करें, धारा 58 कहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है।
पुलिस क्या किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय अपने पास हिरासत में नहीं रख सकते, पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते 24 घंटे से ज्यादा। इस 24 घंटे में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक जाने में लगने वाला समय को शामिल नहीं किया जाता। आप इसे याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है 5-6 घंटे तो लाने ले जाने में ही खर्च हो जाए, तो 24 घंटे में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। 24 घंटे के बाद हिरासत को तभी बढ़ाया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट धारा 187 के तहत इसका एक विशेष आदेश दे, उससे पहले नहीं। मतलब धारा 187 के तहत, मतलब पुलिस रिमांड के तहत एक विशेष आदेश दे, तभी इस हिरासत को बढ़ाया जा सकता, नहीं तो नहीं बढ़ाया जा सकता। अब बात करें वकील से मिलने का अधिकार। ये धारा 38 में बताया गया है वकील से मिलने का अधिकार। तो जब पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही होती है, जब पुलिस क्या गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही होती है, तो उस व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के वकील मतलब एडवोकेट से मिलने का अधिकार होता है। हालांकि वकील पूरी पूछताछ के दौरान वहां मौजूद नहीं रह सकता। जब पूरी पूछताछ होगी उसके दौरान वहां मौजूद नहीं रह सकता, लेकिन व्यक्ति को कानूनी सलाह देने का हक है उसके पास। क्या व्यक्ति को कानूनी सलाह देने का हक है हमारे वकील के पास। फिर अपनी मेडिकल जांच कराने के अधिकार की बात करें। क्या अपनी मेडिकल जांच कराने के अधिकार की बात करें? ये धारा 53 में बताया गया है। तो गिरफ्तार व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस से गिरफ्तार व्यक्ति क्या मजिस्ट्रेट या पुलिस से अपने मेडिकल जांच कराने की मांग करा सकता है कि भाई मेरी मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए। इस जांच का उद्देश्य क्या है? यदि गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेडिकल जांच से साबित हो जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया है, या फिर यह साबित हो जाएगा कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है, तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा देखें धारा 52 के तहत पुलिस को एक कानूनी जिम्मेदारी दी जाती है। क्या धारा 52 के तहत क्या पुलिस को एक कानूनी जिम्मेदारी दी जाती है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे कि कहीं वो कस्टडी के दौरान मर ना जाए या फिर उसके कोई घटना घटित ना हो, घायल ना हो। फिर महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्या महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं धारा 43 के अंतर्गत। बात करें इसकी, तो महिला आरोपी को, यदि आरोपी कौन है महिला है, तो केवल महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगी। यदि आरोपी कौन है महिला है, तो उसको केवल महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी। कोई पुलिस पुलिस पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार के लिए किसी महिला को शरीर से नहीं छुएगा। यदि पुलिस पुरुष अधिकारी है तो वो गिरफ्तार कर रहा है किसी महिला को, वो शरीर से नहीं छुएगा उस महिला को। ऐसे में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी गिरफ्तारियां बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि करना ही पड़े, तो महिला पुलिस अधिकारी को पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से इसकी लिखित अनुमति लेनी होगी, तभी वह सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी की जा सकती है, जब हमारे जो प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है इसकी लिखित अनुमति दे। धारा 148 की बात करें तो नागरिक बलों के प्रयोग द्वारा, या नागरिक बल के प्रयोग के द्वारा भीड़ को तितर बितर करना, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 129 में जिसका प्रावधान किया था, उसकी बात करें। ये हमारा धारा 148 में बताया गया है। बात करें ये है क्या? यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव होता है, अनलॉफुल असेंबली होती है, मतलब 5 या उससे अधिक लोगों की ऐसी भीड़ जिनका उद्देश्य क्या गैर कानूनी है, वे 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों? गैर कानूनी रूप से कोई कार्य करने के लिए, जिससे शांति भंग होने की आशंका है, तो उसे हटाने का आदेश दिया जा सकता है। क्या? तो उसे हटाने का आदेश दिया जा सकता है धारा 148 के तहत। बात करें आदेश की, तो आदेश कौन देगा? आदेश की बात करें, आदेश कौन देगा? कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम या डीएम, या पुलिस थाने का प्रभावी मतलब एसएचओ ऐसा आदेश दे सकता है। थाना प्रभारी न हो तो सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी अधिकारी है वह इस तरह का आदेश दे सकता है। बात करें प्रक्रिया की, तो भीड़ को तितर बितर होने का आदेश दे सकते हैं, मतलब हटने का आदेश दे सकते हैं। और यदि भीड़ आदेश नहीं मानती, तो पुलिस क्या नागरिक बल मतलब सिविल फोर्स, जैसे लाठीचार्ज है, आंसू गैस है, इनका प्रयोग करके उन्हें हटा सकती है, और जरूरत पड़ने पर लोगों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। अब बात करेंगे हमारे धारा 149 की। धारा 149 क्या कहती है कि भीड़ को हटाने के लिए सशस्त्र बल मतलब आर्म फोर्सेस का प्रयोग। भीड़ को हटाने के लिए क्या सशस्त्र बल मतलब आर्म फोर्सेस का प्रयोग की बात करें, जो हमारे पुरानी सीआरपीसी की धारा 130 के अंदर आती है। क्या है ये धारा 149 क्या कहती है कि जब पुलिस या नागरिक बल से भीड़ को कंट्रोल करना संभव ही नहीं है, या पुलिस से या फिर नागरिक बल से भीड़ को कंट्रोल करना संभव नहीं है, और हमारे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा पैदा हो जाए, तब सेना को बुलाने का प्रावधान रखा गया है। तब इसमें क्या सेना को बुलाने का प्रावधान रखा गया है। बात करें सेना को बुलाने का प्रावधान की बात करें, तो सेना को कौन बुला सकता है, मतलब ये ऐसा आदेश कौन दे सकता है? तो उस समय मौजूद उच्चतम रैंक का हमारा जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, हाईएस्ट रैंक का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इस तरह का आदेश दे सकता है। बात करें प्रक्रिया की, तो मजिस्ट्रेट क्या सशस्त्र बलों के कमांडिंग ऑफिसर को यह आदेश देगा। क्या मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सशस्त्र बलों के कमांडिंग ऑफिसर को आदेश देगा कि वह सैन्य बल के जरिए भीड़ को तितर बितर कर दे।
सैन्य अधिकारी इसके लिए जरूरी बल का प्रयोग करेगा, लेकिन कानून ये कहता है कि लोगों के जान माल को कम से कम नुकसान होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। फिर धारा 152 की बात करें, धारा 152 क्या कहती है? न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश, या न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश की बात करें, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 133 में था और वर्तमान में 152 में है। बात करें धारा क्या कहती है? यदि किसी सार्वजनिक स्थान पे या फिर रास्ते पर कोई बाधा पैदा की जा रही है, तो सार्वजनिक स्थान है या फिर रास्ता है, तो रास्ते पर कोई बाधा पैदा की जा रही है, जिससे क्या आम जनता को खतरा है या फिर परेशानी हो रही है, तो हमारे क्या न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश दिया जा सकता है। उदाहरण की बात करें, यदि कोई सार्वजनिक रास्ते पर अवैध निर्माण कर रहा है, यदि कोई सार्वजनिक रास्ते पर क्या अवैध निर्माण कर रहा हो, जैसे कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई ऐसी फैक्ट्री चला रहा है जिससे जहरीला धुआं निकल रहा है, कोई इमारत गिरने वाली हो, या फिर किसी खतरनाक जानवर को खुला ही छोड़ दिया है, या किसी खतरनाक जानवर को खुला छोड़ दिया है, तो हमारी ऐसी स्थिति में क्या न्यूसेंस हटाने का आदेश दिया जा सकता है। बात करें प्रक्रिया की, तो पुलिस की रिपोर्ट या फिर अन्य जानकारी मिलने पे, क्या पुलिस की रिपोर्ट या फिर अन्य जानकारी मिलने पे हमारा डीएम या एसडीएम एक सशस्त्र आदेश मतलब कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकते हैं, जिसमें संबंधित व्यक्ति को एक तय समय में उस बाधा को हटाने के लिए कहा जा सकता है। क्या संबंधित व्यक्ति को एक तय समय में उस बाधा को हटाने के लिए आदेश दिया जा सकता है, या फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने आके ये साबित करना पड़ेगा कि उसने जो काम किया है वो गैर कानूनी नहीं है, नहीं तो उसे हटाने के लिए कहा जा सकता है। 163 की बात करें, 163 क्या कहती है? तो पुरानी सीआरपीसी की धारा 144 के बराबर है। तो न्यूसेंस या संभावित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश, या हम न्यूसेंट या संभावित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश की बात करें, तो प्रशासन का सबसे बड़ा और चर्चित हथियार है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दफा 144 कहते हैं। तो ये है क्या? जब आपातकालीन स्थिति हो, क्या स्थिति कैसी है? आपातकालीन स्थिति है, या फिर दंगा भड़कने का खतरा हो, या फिर हमारे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो, जैसे हमारा कोरोना महामारी आ जाए, सांप्रदायिक तनाव आ जाए, तो तुरंत प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। तो ये हमारी क्या तुरंत प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। बात करें इस तरह की आदेश जारी कौन कर सकता है, तो डीएम या एसडीएम राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, इस तरह के आदेश जारी कर सकते हैं धारा 144 के। बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, शक्तियों की बात करें, तो मजिस्ट्रेट आदेश जारी करके लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक लगा सकता है, कि लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, या फिर किसी विशेष काम को करने से रोका जा सकता है। समय सीमा की बात करें, तो मजिस्ट्रेट का आदेश अधिकतम 2 महीने तक लागू रहेगा। हालांकि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके इस आदेश को 6 महीने तक और भी आगे बढ़ा सकती है। फिर बात करें, हमारे कुछ विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, किसको लेके? जमीन और पानी को लेके, मतलब अचल संपत्ति को लेके विवाद हो जाए। जब जमीन, मकान या पानी, जैसे नहर के विवाद, तो इस विवाद में 2 पक्षों के बीच में खून खराबा हो गया या दंगा होने की नौबत आ गई, कि भैया इसमें खून खराबा हो जाएगा, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। किसको लेके? अचल संपत्ति को लेके। तब धारा 164 से 167 तक लागू होती है। ये ध्यान रखना है कि मजिस्ट्रेट यहाँ यह तय नहीं करता कि मालिक कौन है, कि मतलब मालिक किसका है, झगड़ा कौन कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मजिस्ट्रेट ये तय नहीं करता कि मालिक कौन है, वह सिर्फ ये तय करता है कि शांति बनाए रखने के लिए अभी कब्जा किसके पास रहेगा। वो केवल ये तय करता है कि जब तक ये मामला चल रहा है तब तक कब्जा किसके पास रहेगा। असली मालिक कौन है, इससे मजिस्ट्रेट को कोई मतलब नहीं है। मालिकाना हक दीवानी अदालत तय करती है, जो सिविल कोर्ट है वो तय करेगी कि मालिक कौन है, जबकि हमारी जो मजिस्ट्रेट है वो केवल ये तय करेगा कि जब तक मामला चल रहा है तब तक कब्जा किसके पास रहेगा। अब धारा 164 की बात करें, जब जमीन या पानी के विवाद से शांति भंग होने की आशंका हो, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 145 में आती है, वो क्या कहती है? यदि डीएम या एसडीएम को ऐसा लगता है कि किसी जमीन या मकान को लेके 2 गुट आपस में लड़ सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को नोटिस भेज करके अपना अपना लिखित दावा पेश करने को कहेंगे, कि भाई तुम्हारी ये जमीन है, ये तुम्हारे पानी का अधिकार है, तो तुम अपना दावा पेश करो। यदि दूसरे का है, दूसरा भी अपना दावा पेश करेगा। मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि विवाद शुरू होने से ठीक 2 महीने पहले, नए कानून में यह अवधि 2 महीने है, पहले ये 2 महीने से ज्यादा थी, तो 2 महीने पहले उस जमीन पर किसका वास्तविक कब्जा मतलब फिजिकल पोजीशन था, जिसका कब्जा साबित होगा, मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि जब तक कि सिविल कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक वही पक्ष उस जमीन पर रहेगा और दूसरा पक्ष वहां पे दखल नहीं देगा। आप इसे याद रखेंगे। तो विवाद शुरू होने से ठीक पहले, 2 महीने पहले, उस जमीन पर किसका वास्तविक कब्जा था, आप इसे देख सकते हैं कि ये जमीन है, कोई टुकड़ा है और एक्स व्यक्ति है इस पे कब्जा करके बैठा है। तो विवाद हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे 3 मार्च को हो गया, ठीक ठीक है, 3 मार्च को कोई विवाद हुआ, तो मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि 2 महीने पहले
उस ज़मीन पर किसका कब्ज़ा था, एक्स का कब्ज़ा था। तो मजिस्ट्रेट ये नहीं देखेगा कि ज़मीन एक्स की है या वाई की है। हो सकती है ज़मीन वाई की हो, लेकिन कब्ज़ा करके कौन बैठा 2 महीने तक हमारा एक्स बैठा है। तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि एक्स का कब्ज़ा 2 महीने तक था, तो एक्स के नीचे ही रहेगी ये ज़मीन, या एक्स के अंडर ही रहेगी, वाई को नहीं मिलेगी, चाहे ये ज़मीन वाई की ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद केस चलेगा। केस चलने के बाद जो हमारा सिविल कोर्ट फैसला देगा कि ये ज़मीन वाई की है या एक्स की है। तो मजिस्ट्रेट केवल ये दंगा रोकने का काम करेगा। आप इसे याद रखेंगे। मजिस्ट्रेट का काम ये तय करना नहीं है, या मजिस्ट्रेट का काम ये तय करना नहीं है कि ज़मीन किसकी है। उसका काम केवल इतना सा है कि दंगा ना हो। धारा 165 क्या कहती है? धारा 165 कहती है कि विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने, मतलब नीलाम करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति देता है धारा 165, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 146 में थी। तो यदि स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण, मतलब इमरजेंसी वाली हो गई, यदि कोई स्थिति है जो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण या फिर इमरजेंसी वाली है, या फिर मजिस्ट्रेट ये तय नहीं कर पा रहा कि दोनों में से कब्जा किसका था, या पिछले 2 महीने से क्या कब्जा किसका था, ये तय नहीं कर पा रहा, तो मजिस्ट्रेट उस जमीन को कुर्क, मतलब अटैच कर देगा कि दोनों को ही हटा दो वहां से। कुर्की का मतलब है कि प्रशासन उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगा। ये दोनों में से किसी के हक में नहीं आएगी जमीन, और प्रशासन क्या करेगा, उस जमीन को अपने कब्जे में, मतलब कुर्क कर लेगा, अपने से अटैच कर लेगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट उस संपत्ति की देखरेख के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर देगा, जब तक कि अदालत का फैसला ना आ जाए। ये धारा 165 में बताया गया है। धारा 166 क्या कहते हैं? धारा 166 कहती है भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से जुड़ा हुआ विवाद, या भूमि या जल के उपयोग से जुड़ा हुआ विवाद की बात करें, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 147 में है। तो धारा 164 क्या कहती है? कब्जे की बात करती है। धारा 164 कब्जे की बात करती है, जबकि धारा 166 इस्तेमाल के अधिकार की बात करती है। क्या? इस्तेमाल के अधिकार की, मतलब राइट ऑफ यूज की बात करती है। जैसे किसी खेत से गुजरने वाला रास्ता या फिर नहर से पानी लेने का अधिकार, इसके बारे में बताती है। आप इसे याद करते हैं। 164 तो कब्जे की बात करती है, जबकि धारा 166 क्या इस्तेमाल के अधिकार की बात करती है। जैसे कोई खेत है और खेत से निकलने वाला रास्ता या फिर नहर से पानी लेने का अधिकार, यदि रास्ते या पानी को लेकर झगड़ा है, क्या यदि रास्ते या पानी को लेकर झगड़ा है, तो मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा, और उसे लगता है कि अधिकार मौजूद है, तो उसे अधिकार मिलना चाहिए, तो आदेश देगा कि इस अधिकार के इस्तेमाल में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह अधिकार सही है, तो मजिस्ट्रेट एक ऐसा आदेश देगा जिससे उस अधिकार के इस्तेमाल में कोई बाधा नहीं आएगी। फिर बात करें हमारी धारा 167 की। किसकी? धारा 167 की बात करें, तो लोकल इंक्वायरी की बात करती है, स्थानीय जांच की बात करती है, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 148 के अंदर। तो धारा 164, 165 और 166 के तहत मामलों का निपटारा करने के लिए, ये धारा 164, 165 और 166 के तहत मामलों का निपटारा करने के लिए डीएम या फिर एसडीएम अपने किसी अधीनस्थ, मतलब सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को विवादित जगह पे जाके स्थानीय जांच का आदेश दे सकता है। तो इन 3 धाराओं के अंतर्गत यदि कोई मामला आ जाता है, तो उसका निपटारा करने के लिए एसडीएम या डीएम एक आदेश दे सकता है। किसको? अपने सबऑर्डिनेट, मतलब अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को एक आदेश दे सकता है कि वो जो विवादित जगह है वहां पे जाए और एक स्थानीय जांच करे, और वो अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट डीएम या एसडीएम को सौंपेगा, जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे नई धारा हमारे 163 की। 163 की धारा की बात करें, जो पुरानी सीआरपीसी धारा 144 में थी। तो नई धारा 163 और कर्फ्यू, इन दोनों में अंतर की बात करेंगे। तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि धारा 163 दफा 144 लगने का मतलब है कि घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्फ्यू लगने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। वास्तव में कर्फ्यू धारा 163 का ही एक बहुत सख्त और बड़ा हुआ रूप होता है। तो बात करें दोनों में अंतर की, तो धारा 163, मतलब धारा पुरानी जो 144 में थी, और कर्फ्यू में अंतर देख लेते हैं। पाबंदी के स्तर की बात करें, तो धारा 163 में क्या होता है, एक जगह पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लग जाती है। जबकि कर्फ्यू में क्या होता है, हर एक व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगती है कर्फ्यू में। यातायात और बाजार की बात करें, तो आमतौर पर बाजार, स्कूल, ऑफिस सब खुले रहते हैं, जब तक कोई विशेष आदेश ही ना दिया जाए। कर्फ्यू में बाजार, स्कूल, परिवहन सब पूरी तरह से बंद हो जाता है। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं, जैसे हमारी बिजली, पानी, हमारे जो इस तरह की सेवाएं होती है, यही चालू रहती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, तो आप अकेले या फिर 2-3 लोगों के साथ आ जा सकते हैं और अपने दैनिक काम कर सकते हैं। कर्फ्यू में आप किसी भी कारण से बिना कर्फ्यू पास के घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। जब तक कर्फ्यू खत्म नहीं हो जाता, तब तक क्या हमारे बाहर कदम नहीं रख सकते। उद्देश्य की बात करें, तो धारा 163 क्या करती है, इसका उद्देश्य भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना और शांति बनाए रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना और शांति बनाए रखना है। जबकि हमारे कर्फ्यू की बात करें, तो इसका उद्देश्य
हालात पूरी तरह से बेकाबू होने पे। इसका उद्देश्य क्या है? हालात पूरी तरह से बेकाबू होने पर लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रखना है। हमारे कर्फ्यू और धारा 163 में हमने अंतर देख लिया। अब हम देखेंगे जमीन प्रॉपर्टी विवाद। तो हमारा एसडीएम मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाम दीवानी अदालत या सिविल कोर्ट की बात करें, तो जब दो लोगों के बीच में जमीन या मकान को लेकर झगड़ा होता है, क्या जब दो लोगों के बीच में जमीन या मकान को लेकर कोई झगड़ा होता है, तो प्रशासन मतलब एसडीएम और दीवानी अदालत मतलब सिविल जज दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग अलग होती है। इसे आप कब्जा बनाम मालिकाना हक की लड़ाई के रूप में समझ सकते हैं। क्या कब्जा बनाम मालिकाना हक की लड़ाई के रूप में देख सकते हैं। तो दोनों की हक देख सकते हैं। यहाँ हमारा एसडीएम आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट और दूसरा आता है सिविल कोर्ट। मुख्य फोकस किस पे कहेगा मतलब उद्देश्य की। कोई विवाद हो गया तो विवाद के कारण शांति भंग होने से रोकना हमारे उद्देश्य किसका, हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट का। दीवानी अदालत सिविल कोर्ट का क्या उद्देश्य, संपत्ति का असली कानूनी मालिक कौन है मतलब ऑनरशिप तय करने का काम होता है। क्या तय करते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट विवाद से ठीक 2 महीने पहले उस जमीन पर किसका कब्जा था, फिजिकल पोजीशन किसका था, ये तय करते। जबकि दीवानी अदालत क्या करती है, वसीयत रजिस्ट्री और दस्तावेजों के आधार पर, जब वसीयत रजिस्ट्री दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक मतलब टाइटल किसके पास है उसको तय करता है। फैसले की प्रकृति की बात करें तो एक अस्थायी फैसला मतलब टेम्परेरी फैसला दिया जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, जबकि दीवानी अदालत की बात करें तो अंतिम मतलब फाइनल कानूनी फैसला देता है। किसका बड़ा आदेश है, तो एसडीएम का आदेश केवल तब तक ही लागू रहता है जब तक कि हमारे सिविल कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तो दीवानी अदालत की बात करें तो दीवानी अदालत का फैसला सर्वोच्च होता है और यह एसडीएम के आदेश को पलट भी सकता है। तो दोनों के अंदर हमने अंतर देख लिया। 173 धारा की बात करें, धारा 173 क्या कहती है, संज्ञेय मामलों में इत्तिला मतलब इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस की बात करें, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 154 में थी। तो ये धारा बहुचर्चित एफआईआर से संबंधित है मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से संबंधित है। तो बीएनएसएस 2023 में इसमें बहुत बड़े और आधुनिक बदलाव किए गए हैं। जैसे एक एफआईआर होती है हमारी कौन सी, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब होता है जब अपराध क्या जब अपराध चाहे किसी जब अपराध चाहे किसी भी थाना क्षेत्र में हुआ हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरो एफआईआर कहते हैं। मतलब कोई भी अपराध हुआ और उसके नजदीक किसी पुलिस स्टेशन में जाएगा वो और वहां जाके क्या अपनी जो रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, चाहे वो उस क्षेत्र में हुआ हो या नहीं। इसे हम कहते हैं जीरो एफआईआर। फिर ई एफआईआर की बात करें तो सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार, जिसे ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से भी दी जा सकती है। हालांकि इसे रिकॉर्ड में तब लिया जाएगा जब शिकायतकर्ता 3 दिन के भीतर आकर उस पर साइन करेगा। मतलब केवल ऑनलाइन करने से शिकायत नहीं मानी जाएगी, शिकायत करने के बाद जो ऑनलाइन शिकायत है, तो इसकी शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता 3 दिन के भीतर भीतर थाने में आएगा, उस पर साइन करेगा, तभी उसे क्या शिकायत माना जाएगा या रिकॉर्ड में तभी लिया जाएगा। फिर बात करें प्रारंभिक जांच की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात करें तो एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। ऐसे अपराध जिनमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, क्या ऐसे अपराध जिनमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, उनमें पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिन के भीतर एक प्रारंभिक जांच कर सकती है। क्या एक प्रारंभिक जांच कर सकती है पुलिस, जो हमारे क्या डीएसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति से की जाएगी, ताकि यह तय हो सके उसका मामला प्रथम दृष्टया सही है या नहीं। एफआईआर के अंदर जो प्रथम दृष्टया सही है या नहीं, तो इसके लिए क्या 14 दिन के एक प्रारंभिक जांच की जा सकती है। एफआईआर की कॉपी की बात करें तो सूचना देने वाले मतलब शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक कॉपी तुरंत और निःशुल्क दी जाएगी, उसके लिए उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो धारा 174 की बात करें, धारा 174 क्या कहती है, असंज्ञेय मामलों में इत्तिला करने की या जांच की शक्ति की बात करें, इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात करें, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 155 में थी। ये धारा हमारा एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की प्रक्रिया बताती है कि किस तरह से ये रिपोर्ट होगी। तो जब पुलिस को किसी ऐसे अपराध की सूचना मिलती है, जब हमारे क्या पुलिस को किसी ऐसे अपराध की सूचना मिलती है जो हमारा असंज्ञेय मतलब कम गंभीर है, तो पुलिस उसे एक रजिस्टर में दर्ज करेगी। तो पुलिस क्या करेगी, इसे एक ऐसे रजिस्टर में दर्ज करेगी और शिकायतकर्ता को सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहेगी। तो रजिस्टर में दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को क्या कहेगी, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ। पुलिस अधिकारी किसी भी असंज्ञेय मामले की जांच, जो हमारा असंज्ञेय अपराध है उस मामले की जांच मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकता। आप इसे याद रखेंगे। तो पुलिस अधिकारी किसी भी असंज्ञेय मामले की जांच क्या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकता। अब आती है धारा 187। धारा 187 क्या कहती है, जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा ना हो सके, मतलब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा ना हो सके, तब क्या होगा, पुरानी सीआरपीसी की धारा 167 में इसके बारे में बताया गया है।
तो ये हमारे आपराधिक कानून की सबसे चर्चित धाराओं में से एक है, जो हमारे रिमांड की प्रक्रिया की तय करती है कि रिमांड की प्रक्रिया क्या होगी। तो बीएनएसएस में इस धारा में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बात करें बदलावों की, मूल नियम क्या कहता है? मूल नियम ये कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती। यदि जाँच पूरी नहीं हुई, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कि जाँच पूरी नहीं हुई, तब भी हमें उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हिरासत की अवधि या कस्टडी की अवधि की बात करें, कि यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जाँच के लिए आरोपी को पुलिस के पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वह उसे पुलिस हिरासत में भेज सकता है, पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। नया बदलाव क्या है? बड़ा बदलाव क्या है? पुराने कानून में पुलिस हिरासत केवल शुरुआती 15 दिनों में ली जा सकती थी। पुलिस हिरासत क्या केवल शुरुआती 15 दिनों में ली जा सकती थी, लेकिन बीएनएसएस 2023 के तहत अब 15 दिनों की पुलिस हिरासत को टुकड़ों में भी लिया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी लिया जा सकता है। कि यदि अपराध की सजा 10 वर्ष से अधिक है, या अपराध की सजा यदि 10 वर्ष से अधिक है, मतलब आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, तो शुरुआती 60 दिनों के लिए के भीतर कभी भी पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है, या शुरुआती 60 दिनों के भीतर कभी भी पुलिस रिमांड ली जा सकती है। अन्य अपराधों में शुरुआती 40 दिनों के भीतर भीतर रिमांड की मांग की जा सकती है। तो डिफ़ॉल्ट ज़मानत की बात करें, डिफ़ॉल्ट बेल की बात करें, यदि पुलिस गंभीर अपराध मामलों में, यदि पुलिस गंभीर मामलों में 90 दिन या अन्य मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट पेश नहीं करती है, यदि पुलिस गंभीर मामलों में तो 90 दिन में और अन्य मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं करती, तो आरोपी को जमानत पर रिहा करने का वैधानिक अधिकार मिल जाता है। फिर अप्राकृतिक मृत्यु की जांच की बात करें, जिसे पंचनामा कहते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत होती है, जैसे आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना होती है, तो पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम की भूमिका धारा 194 से 196 के तहत शुरू हो जाती है, और इसे कानूनी भाषा में इंक्वेस्ट या बोलचाल में पंचनामा कहते हैं। मतलब मौजूदगी में रिपोर्ट दर्ज करना। 194 में क्या कहते हैं? आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 174 में थी। क्या है ये? यदि पुलिस को ये सूचना मिलती है कि किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी जानवर या मशीन से मारा गया है, या किसी की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, तो थाना प्रभारी तुरंत इसकी सूचना पास के उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे देगा, जिसे मृत्यु समीक्षा इंक्वेस्ट करने का अधिकार है। तो एसडीएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंक्वेस्ट या पंचनामा करने का अधिकार है। बात करें प्रक्रिया की, तो पुलिस अधिकारी मौके पर जाएगा और इलाके के कम से कम 2 या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों मतलब पंचों की मौजूदगी में शव की जांच करेगा। ऐसा ना हो कि शव के साथ छेड़छाड़ हुई है। इसलिए क्या हमारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों या पंचों की मौजूदगी में शव की जांच करेगा, और वह शरीर पर चोट के निशान, हथियार आदि का विवरण लिख के एक रिपोर्ट बनाएगा, जिस पर हमारे पुलिस और उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी होंगे। शव को फिर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा। धारा 195 में क्या कहती है? व्यक्ति को समन करने की पुलिस शक्ति। या व्यक्ति को समन करने की पुलिस शक्ति की बात करें, जो हमारे पुरानी सीआरपीसी की धारा 175 में थी। तो धारा 194 के तहत जब पुलिस मौत की जांच कर रही हो, इंक्वेस्ट कर रही होती है, तो पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उन सभी लोगों को लिखित समन भेजकर मौके पे बुलाए, कि वह उन सभी लोगों को लिखित समन भेज के मौके पे बुलाए जो उस मौत के बारे में जानकारी रखते हैं। समन किए गए लोगों को सच बोलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है। तो उन्हें कहा जा सकता है कि तुम्हें डराया जा सकता है कि भाई तुम्हें सच बोलना है। ये धारा 196 की बात करें, धारा 196 क्या कहते हैं कि मृत्यु के कारण मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच। ये मृत्यु के कारण की तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की बात करें, सीआरपीसी की धारा 176 में, जिसके बारे में बताया गया है कि मृत्यु क्यों हुई है। ये धारा पुलिस की जांच के समानांतर पैरेलल या उसकी बजाय मजिस्ट्रियल जांच का प्रावधान करती है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे कि भाई हमारे मजिस्ट्रेट भी जांच कर सकता है और पुलिस तो कर ही रही है। और ये कब होती है? तो ये जांच हमारी विशेष रूप से तब अनिवार्य हो जाती है जब किसी व्यक्ति की मौत पुलिस हिरासत में हुई हो, या पुलिस हिरासत में हुई हो तब ये जांच की जा सकती है। जेल या फिर न्यायिक हिरासत में किसी की मृत्यु हुई है, पुलिस के द्वारा फायरिंग में हुई हो, या किसी महिला की मृत्यु की शादी के 7 साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हो, तब ऐसी जांच की जा सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसे हमारा धारा किसमें शामिल किया जाता है? 196 के अंदर शामिल किया जाता है। मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जा सकती है मृत्यु के कारणों की। करेगा कौन ये जांच? तो ऐसे मामलों में जांच पुलिस नहीं करेगी, बल्कि हमारा न्यायिक मजिस्ट्रेट या उस इलाके का कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। वे हमारे मौत का असली कारण जानने के लिए गवाहों के बयान दर्ज करेंगे और बिना चीर-फाड़ किए शव का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने बीएनएसएस जो हमारी नई न्यायिक नागरिक संहिता है उसके बारे में
काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।